Hello guys, welcome to Know the Law with Harpreet. So today we will start the Hindu Succession Act 1956. तो आज हम अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम सेक्शन 1 to 5 जो है कवर करेंगे अच्छे तरीके से। जो एक एक पॉइंट हम जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन में, इजी लैंग्वेज में। देन स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो इस एक्ट के अंदर टोटल 31 सेक्शंस हैं जो कि डिवाइड करे गए हैं 4 पार्ट्स में। सेक्शन 1 to 4 जो है वो बात करता है प्रिलिमिनरी, ओके। देन सेक्शन 5 to 29 जो है वो डील करता है इंटर स्टेट सक्सेशन से, ठीक है। उसके बाद जो है सेक्शन 30 जो है वो डील करता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन से। सेक्शन 31 जो है वो रिपील्ड है, तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस सेक्शन के इस एक्ट के अंदर जो है मेनली देखा जाए तो हमारे 30 सेक्शन है बस जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सेक्शन तो चलते हैं अपने सेक्शन 1 की तरफ, जो किससे डील करता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? पूरे होल ऑफ द इंडिया पर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 2 जो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, मतलब ये एक्ट जो है किन लोगों पर जो है अप्लाई होता है। तो ये सेक्शन जो है मैंने आपको डिटेल में हिंदू मैरिज एक्ट में बताया है, कौन हिंदू होते हैं, कौन जो है हिंदू की कम्युनिटीज में आते हैं, कब हिंदू बोला जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो ये सब जो है मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को देखना हो डिटेल में तो आप जो है देख सकते हैं उस वीडियो में। उसमें एक एक पॉइंट जो है मैंने बताया हुआ है। इस लेक्चर में हम सिर्फ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई होता है हिंदू बाय रिलीजन, जिनका हिंदू जो है रिलीजन हो, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, जो कि बुद्धिस्ट होते हैं, जैन होते हैं, सिख होते हैं, उन लोगों पर भी जो है एप्लीकेशन, ये जो एक्ट है वो अप्लाई होगा। हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जो लोग मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू जो है वो नहीं है, तो उन लोगों पर जो है ये एक्ट अप्लाई होता है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन जो है 3 वो बात करता है डेफिनेशंस की, जो मेन है, ठीक है। तो डेफिनेशंस देखते हैं हम। ए क्लोज जो है वो डील करता है एग्नेट्स। एग्नेट्स कौन होते हैं? वन पर्सन इज एग्नेट ऑफ अनदर इफ टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन होली थ्रू मेल। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्नेट एक दूसरे के तब कहलाए जाते हैं जब दोनों का जो रिलेशन है वो ब्लड से हो या वो एडॉप्शन से हो, लेकिन जो कनेक्शन होगा, जो रिलेशन बनेगा वो सिर्फ मेल लाइन से बनेगा, ठीक है। मेल लाइन से जो है इसमें बनता है रिलेशन औरों के साथ, ठीक है। इसमें जो है फीमेल इंक्लूड नहीं होती, ओनली मेल लाइन जो है इंक्लूड होती है, तो मेल लाइन ही देखेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, फादर है, फादर की जो ब्रदर है, ठीक है, अब उनके जो बच्चे हैं ये सब जो है एक दूसरे के एग्नेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी फादर जो है, यहाँ पर भी फादर आए हैं, यहाँ पर उनके ब्रदर हैं, तो मेल से ये लाइन जो बन रही है, मेल से रिलेशन बन रहा है इन लोगों का, ठीक है। तो बोला गया है कि जो एग्नेट होते हैं वो एक दूसरे के तब कहलाए जाएंगे जब एक दूसरे का जो रिलेशन हो वो ब्लड और एडॉप्शन से हो और साथ में सिर्फ मेल लाइन से हो, ठीक है। मैरिज जो है इसमें नहीं देखी जाएगी कि मैरिज से जो रिलेशन बन रहा है वो नहीं होता। इसमें जो है असेंडेंट एंड डिसेंडेंट जो है फैमिली में, वो सब जो है सिर्फ मेल लाइन में आने चाहिए, ठीक है, तब वो जो है एग्नेट कहलाए जाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, ग्रैंडफादर है, ठीक है, यहाँ पर फादर आए, यहाँ पर जो है सन आया, यहाँ पर डॉटर आई, ठीक है। मतलब इन फादर की जो है
फादर के दो बच्चे हैं, एक है सन एक है डॉटर। अब ये जो सन और डॉटर है ना, इनका जो इनके साथ ग्रैंडफादर के साथ जो रिलेशन बनेगा वो एग्नेट का होगा, क्योंकि इन ये यहाँ पर कौन आया है, मेल आया है। ठीक है, फादर जो है, यहाँ पर फादर से कनेक्शन ग्रैंडफादर का बन रहा है इन बच्चों का, तो इसलिए बोला गया है सिर्फ एग्नेट में ओनली मेल लाइन से देखा जाएगा। डज द असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द हिंदू इन द मेल लाइन ऑफ सक्सेशन और डूज हु कम इन अ फैमिली बाय एडॉप्शन थ्रू मेल आर एग्नेट्स। वही बात करी गई है जो मैंने बताया था आपको, असेंडेंट हो या डिसेंडेंट हो हिंदू फैमिली से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल लाइन से देखे जाएंगे। ठीक है, बाय एडॉप्शन और बाय ब्लड से, ठीक है, और ओनली सिर्फ मेल से होना चाहिए, मेल। ठीक है, मेल से अगर होगा तभी एग्नेट बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एग्नेट जो है वो फॉल करते हैं थ्री क्लासेस में। सबसे पहले डिसेंडेंट, ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रेट ग्रैंडफादर, देन ग्रैंडफादर, देन फादर, देन सन। ठीक है, अब ये जो है सन और ग्रेट ग्रैंड फादर का जो रिलेशन है वो एग्नेट का है। सेम ग्रैंडफादर के साथ इसका रिलेशन जो है वो एग्नेट का है। ठीक है, तो कि कौन बीच में आ रहा है, फादर बीच में आ रहे हैं, फिर ग्रैंडफादर बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेल लाइन जा रही है ना डिसेंडेंट में भी, इसलिए। अब देखो असेंडेंट में, देखो सन का जो रिलेशन है ग्रेट ग्रैंड फादर से जो है बन रहा है, थ्रो मेल लाइन से ही बन रहा है। ठीक है, ग्रैंडफादर का भी सेम रिलेशन अगर देखा जाए इसका सन का, तो भी जो है मेल लाइन से ही बन रहा है असेंडेंट में भी। ठीक है, कोलेट्रल क्या होता है, देखो कोलेट्रल की अगर बात करी जाए तो कोलेट्रल का एक सिंपल सा मतलब देखो, एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल ना देखो, ठीक है, इस एग्जांपल से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक न्यू एग्जांपल बताती हूँ। देखो जैसे एक फैमिली में जो है, फैमिली है जिसमें जो है दादा दादा दादी है। ठीक है, दादा दादी है और फादर है उनके। ठीक है, दादा दादी है, फादर है और इनका जो है एक सन है। ठीक है, अब ये जो दादा दादी है, दादा दादी के जो ब्रदर सिस्टर है ना, ब्रदर और जो इनके सिस्टर हैं, अब इस सन के जो रिलेशन होगा ना इनसे, दादा दादी के ब्रदर सिस्टर से जो रिलेशन होगा उसको बोलते हैं कोलेट्रल। जब बोलते हैं ना दूर की रिश्तेदारी, उससे बोलते हैं कोलेट्रल, की मतलब ना ही वो हमारे असेंडेंट में आ रहे हैं, ना ही वो हमारे डिसेंडेंट में आ रहे हैं। ठीक है, असेंडेंट और डिसेंडेंट डायरेक्ट लाइन में जो है जब फॉल नहीं होते, ठीक है, दूर की रिश्तेदारी जब बोली जाती है उसे बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है, जिसमें सिबलिंग्स हो जाते हैं, जैसे कि जैसे लगा लो ताऊ जो जैसे ताऊ चाचा हो गए, ठीक है, अब उनके बच्चों के बच्चे हो गए। ठीक है, अब इतनी दूर की जो रिश्तेदारी हो रही है, ठीक है, तो ना ही वो हमारे असेंडेंट में आ रहे हैं, ना ही वो हमारे डिसेंडेंट में आ रहे हैं। जब असेंडेंट और डिसेंडेंट में नहीं फॉल होते तो उसे बोला जाता है कोलेट्रल। जैसे ये एग्जांपल बेस्ट है, ये एग्जांपल समझो तो समझ आ जाएगा। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो दादा दादी है, ठीक है, दादा दादी उसका बेटा मतलब फादर, ठीक है, अब उसका जो है एक सन है। अब जो दादा दादी है उनके जो भाई बहन होंगे, ठीक है, इस सन का जो रिलेशन होगा इनके साथ वो कोलेट्रल का होगा, क्योंकि दूर की रिश्तेदारी हो गई एकदम से। क्यों? क्योंकि दादा दादी से इस लड़की का रिलेशन बन रहा है डायरेक्ट, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, अब ये तो अपने सिर्फ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को जानता है, अब उनके भाई बहन को थोड़ी ना वो जानता है। ठीक है, जब तक उनका उस लड़के को जो है उसको उतना पता ही नहीं है कि भाई कौन है, तो जब बताया जाएगा कि ये है, ठीक है, तो ये एक तरह की हो गई दूर की रिश्तेदारी। फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन फॉर होम द रिलेशनशिप टू बी चेक्ड इज कंसिडर्ड। जो हमारा फर्स्ट होगा और एकदम जो हमारा लास्ट होगा रिलेशनशिप, वही हम चेक करेंगे कि ये जो है मेल लाइन से आ रहा है या नहीं। ठीक है, तभी एग्नेट बोला जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, फादर्स ब्रदर्स डॉटर इज एग्नेट। जो फादर है, ठीक है,
फादर जो है ब्रदर्स डॉटर, जो उनके ब्रदर की जो डॉटर होगी ना, इनके साथ जो रिलेशन होगा ना वो एग्नेट का होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं क्लोज सी की तरफ। कोग्नेट। कोग्नेट का मतलब क्या होता है? पर्सन इज सेड टू बी अ कोग्नेट ऑफ अनदर इफ टू और इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन बट नॉट होली थ्रू मेल। इसका मतलब देखो, सेम एग्नेट की तरह है, बस उसमें जो है मेल लाइंस देखी जा रही थी, इसमें जो है हम फीमेल लाइन देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है मेल जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें जो है हम फीमेल को देखेंगे, सिर्फ फीमेल आएगी। जैसे अब जो फीमेल के थ्रू जो है रिलेशन बन रहे हैं उसको बोलते हैं कोग्नेट। जैसे मदर है, ठीक है, मदर की जो हम जो मदर का जो ब्रदर होगा, ठीक है, मदर की जैसे दो बेट एक एक सन है, एक डॉटर है। अब इनका जो एक ब्रदर है, अब इन सन और डॉटर का मदर के ब्रदर के साथ जो रिलेशन होगा वो मामा का होगा। ठीक है, मामा का होगा। तो अब यहाँ पर कौन बीच में आया? मदर आई, मदर के थ्रू से ये रिलेशन बन रहा है इनके बच्चों का। ठीक है, तो बोला गया है इसको कोग्नेट है, ये दो, ये जो है कोग्नेट बोला जाएगा। जैसे अब मदर की जो है, जो मदर के फादर मदर होंगे, ठीक है, लगा लो ये फादर मदर है, देन मदर है, देन मदर के नीचे जो है इनकी एक डॉटर है। ठीक है, अब जो डॉटर है, अब डॉटर का मदर की फादर मदर से क्या रिलेशन होगा? नाना नानी का रिलेशन होगा। लेकिन नाना नानी का जो रिलेशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है? थ्रू मदर, उसकी मदर से बन रहा है, तो मदर फीमेल। ठीक है, तो फीमेल जब बीच में आ गई तो इसको बोला गया है कोग्नेट। ओके, जो रिलेशन मदर की साइड से बने, फीमेल की साइड से बने, तो उसको बोला जाता है कि ये जो है कोग्नेट है। ठीक है, अब एक और देखो एग्जांपल। जैसे यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर फादर आ गई, यहाँ पर ग्रैंड मदर आ गई, देन ग्रेट ग्रैंड फादर आ गई। अब इस सन का जो रिलेशन होगा ग्रेट ग्रैंड फादर से, वो क्या कोग्नेट होगा या एग्नेट होगा? कैसे पता चलेगा? देखो, यहाँ पर फादर आए, ठीक है, देन अब यहाँ पर आ गई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर जो है, अब ग्रैंड मदर बीच में आ गई, अब ग्रैंड मदर के थ्रू से ऊपर जो है अब ग्रेट ग्रैंड फादर है। अब कैसे हम रिलेशन पता करेंगे? जब बीच में फीमेल आ गई तो फीमेल से अब हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है कोग्नेट है। अगर यहाँ पर ग्रैंड फादर होते तो हम ये बोलते एग्नेट है। ठीक है, क्योंकि सारे ही मेल आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब बीच में कोई फीमेल आ जाती है तो उसको हम कोग्नेट बोलते हैं। ओके, देन एयर्स पढ़ने से पहले हम इंटरस्टेट देखते हैं, क्योंकि ये मेन है पहले। अगर ये पता चल जाएगा, ये हमें क्लियर वर्ड हो जाएगा, देन हम एयर्स को आराम से पढ़ सकते हैं। तो क्लोज जी देखो, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी डाई intestate in respect of property of which he or she has not made a testamentary disposition capable of taking effect, not make a will, and he and she die. It means जो पर्सन जो है वो मर जाता है बिना विल बनाए। ठीक है, मतलब उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर्सन की, ये पर्सन है, ठीक है, इसकी जो है दो बच्चे हैं, सन वन एंड सन टू। ठीक है, अब ये जो पर्सन है इसने सोचा कि मैं विल बनाऊंगा। ठीक है, कल परसों तक मैं बच्चों के नाम पर विल बनाऊंगा कि किसके किसको जो है प्रॉपर्टी जाएगी। अब उस विल बनाए बिना उसकी एक दिन पहले जो है वो डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। ठीक है, अब इसने विल नहीं बनाई, अब प्रॉपर्टी जो है कैसे जाएगी? बाय सक्सेशन से जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी
का नाम, इस प्रॉपर्टी पर किसी का नाम नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी। जब प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, वो पर्सन बिना विल बनाए जब मर जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटेस्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग कि बिना विल बनाए किसी पर्सन की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस पर्सन को जो है बोला जाता है इंटेस्टेट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब देखो एयर्स क्या होता है। एयर्स होता है एनी पर्सन मेल और फीमेल हु इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड, who is entitled to succeed of to the property of an intestate। क्या बोला गया है? इंटरस्टेट जो मैंने अभी बताया, वो पर्सन जो बिना विल बनाए मर जाता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस किस को जो है वो प्रॉपर्टी जाएगी, किस किस को नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जो होते हैं एयर्स होते हैं कि जो जो एंटाइटल होता है उसको जो है उसको कैसे कैसे प्रॉपर्टी जाएगी, मेल फीमेल जो है वो दोनों को देखा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एयर्स। देन क्लोज जे देखो, रिलेटेड। रिलेटेड मीन्स रिलेटेड बाय लेजिटिमेट किनशिप, इनलेजिटिमेट ओनली मदर नोट अदर। इसमें देखो जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है उसको जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगी कैसे भी। ठीक है, किसी की भी जो है एयर्स के थ्रू जो है उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन जो इनलेजिटिमेट चिल्ड्रन है ना, उसको सिर्फ मदर की प्रॉपर्टी मिलेगी। मदर से जो मिलेगा मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें इतना ही बताया हुआ है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखो 4, जो बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। एनी क्लोज ए, any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect। इसका मतलब जो कस्टम और यूसेज जो है किसी, इस एक्ट पर अगर कोई कस्टम और यूसेज जो है इफेक्ट कर रहा है, उसको इफेक्ट में उसको डाल रहा है किसी एक ऐसे लो को, ठीक है, ऐसे सेक्शन को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, तो उस कस्टम और यूसेज को जो है हटा दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, जो इस एक्ट पर जो है इफेक्ट डाल रहा है। क्लोज बी देखो, any other law in force immediately before the commencement of these acts shall cease to have effect in so far so far as it is inconsistent with any of the provision contained in this act। मतलब जो पहले इस एक्ट के आने से पहले जो है अगर कोई लॉ बना है, ठीक है, अब जो लॉ बना हुआ है अब इस एक्ट के आने के बाद वो लॉ जो है इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन पर अगर इफेक्ट डालेगा तो उस लॉ को जो है सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट सेक्शन देखते हैं इसमें, सेक्शन 5, एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन प्रॉपर्टी, कि ये एक्ट किस किस प्रॉपर्टी पर जो है वो अप्लाई नहीं होगा, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। क्लोज 1 देखो, any property regulated by the Indian Succession Act 1925। ये एक्ट जो है उस प्रॉपर्टी पर ये एक्ट जो है उस प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होगा जो प्रॉपर्टी जो है रेगुलेट होती है इंडियन सक्सेशन एक्ट से। क्लोज सेकंड देखो, एनी एस्टेट विच डिसेंड टू अ सिंगल हायर बाय द टर्म ऑफ द covenant or agreement entered into by the ruler of any Indian state with the government of India or by the term of any enactment passed before the commencement of this act। मतलब कि जब राजा महाराजा के टाइम पर अगर कोई उनकी जो प्रॉपर्टी है जिसका एग्रीमेंट हो चुका है कि ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो प्रॉपर्टी गई है उसके ऊपर जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लास्ट
द वलियामा तंपुरन कोविलगन एस्टेट एंड द पैलेस फंड एडमिनिस्ट्रेट बाय द पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड। ठीक है, मतलब जो इस स्टेट, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, इस नाम की जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो है एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और ना ही पैलेस फंड पर ये एक्ट अप्लाई होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेट होता है बाय एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड से। तो उस फंड पर और इस प्रॉपर्टी पर जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। तो कल हम जो है सेक्शन 6 जो है अपना पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।